विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे लिंग के विषय में। लिंग किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसको जानते हैं। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान। यद्यपि लिंग से अच्छा शब्द जाति है, किंतु हिंदी व्याकरण में लिंग शब्द से ही अधिक प्रचलित है। जो शब्द स्त्री व पुरुष जाति का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा होती है। जो शब्द स्त्री व पुरुष जाति का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रत्येक संज्ञा शब्द को जाति या लिंग की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ वाक्यों के माध्यम से हम समझते हैं कि ये वाक्य पुरुष जाति के लिए प्रयोग में लाए गए हैं अथवा स्त्री जाति के लिए प्रयोग में लाए गए हैं। जैसे पिताजी आज बाहर गए हैं, पेड़ हवा से गिर गया, माँ कपड़े धो रही हैं, तुम्हारी घड़ी कहाँ है, दादी रामायण पढ़ रही हैं, भैया काम पर गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, पिताजी, हवा और भैया, ये पुरुष जाति के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। माँ, घड़ी और दादी, इन तीनों के लिए स्त्री जाति के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो हम वाक्यों से भी लिंग की पहचान कर सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी ने पहले ही जान लिया था कि हिंदी व्याकरण में लिंग को दो भागों में बांटा गया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं पुल्लिंग किसे कहा जाता है। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन शब्द को पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर आदि। अन्य उदाहरणों के द्वारा हम समझते हैं कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। पर्वत बहुत ऊंचा है, तो यहाँ पर जो पर्वत शब्द है वो पुल्लिंग में आता है, पुरुष जाति का बोध कराता है। सभी का बचपन बहुत सुंदर होता है, ये सुंदर जो है भाववाचक संज्ञा है और इस संज्ञा को भी हम पुल्लिंग में ही लिखते हैं। जहाज डूब गया, ये डब्बा मेज पर रख दो। तो ये उदाहरण पुल्लिंग के हैं। अब हम समझते हैं स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो परिभाषा के माध्यम से हम जान लेते हैं कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे लकड़ी, बकरी, माता, रानी, जूं आदि। वाक्यों से संबंधित उदाहरणों को भी हम देख लेते हैं। जैसे उसकी तो खटिया खड़ी हो गई, तो खटिया खड़ी हो गई, ये स्त्री जाति का भेद हो रहा है, स्त्री जाति के बारे में बताया जा रहा है। किताब बहुत पुरानी है, धूप निकल गई है, यह सीता की बंदूक है। तो ये सभी स्त्री जाति के वाक्य हैं। अब हम जानते हैं कि पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाए जाते हैं। जैसे लड़का पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग क्या होगा, लड़की। पिता पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग क्या होगा, माता। उसी तरह से दादा, दादी, नर, नारी, राजा, रानी, घोड़ा, घोड़ी, हाथी, हथनी, सुंदर, सुंदरी। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग शब्द कैसे निर्माण किए जाते हैं उनको भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे चूहिया शब्द स्त्रीलिंग है, सुनारिन शब्द स्त्रीलिंग है, मालिन और बेटी भी स्त्रीलिंग है। इनका पुरुषवाचक जो शब्द होगा वो कैसा होगा। जैसे चूहिया तो चूहा, सुनारिन सुनार, मालिन माली, बेटी बेटा, मालकिन मालिक, सेठानी सेठ, इंद्राणी इंद्र, नौकरानी नौकर आदि। लिंग के कुछ अन्य तथ्यों पर भी हम अवलोकन करेंगे। जैसे पुल्लिंग शब्दों के पहचान के नियम। पुल्लिंग शब्दों को हम कैसे पहचान सकते हैं, तो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। हिंदी के महीनों व दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे चैत्र, बैसाख, सावन, सोमवार, मंगलवार आदि। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं।
जैसे मंगल, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु आदि। परंतु पृथ्वी अपवाद है और पृथ्वी स्त्रीलिंग है। पेड़ों के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, जैसे नीम, पीपल, जामुन, आम आदि। इमली अपवाद है और इमली क्या है, वो स्त्रीलिंग है। उसी तरह से द्रव्य पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, तांबा, पीतल आदि। परंतु चांदी स्त्रीलिंग होता है। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे मूंगा, मोती, हीरा, पन्ना आदि। परंतु मणि अपवाद है और यह स्त्रीलिंग है। पर्वतों एवं समुद्रों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिंद महासागर, अरब महासागर, हिमालय पर्वत आदि। देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, रूस, अमेरिका आदि। परंतु श्रीलंका अपवाद है और यह स्त्रीलिंग है। शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कान, मुंह, गला, सिर, पाँव, हाथ, बाल, दांत, नाखून, मस्तिष्क आदि। समुदाय या समूह बोधक शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे दल, गुलदस्ता, वर्ग, समूह, लोग, सेना, झुंड, संघ, मंडल, समाज, परिवार आदि। इस प्रकार से एक और उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं, जैसे मोटी, भारी, बेडौल वस्तुएं प्रायः पुल्लिंग होती हैं, जैसे रस्सा, लक्कड़ आदि। तो ये कुछ शब्द जो हैं पुल्लिंग शब्द हैं, इनको पहचानने के नियम हैं। कुछ स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं और स्त्री जाति की पहचान कराने के कुछ नियम हैं, उनको भी हम जान लेते हैं कि स्त्रीलिंग की पहचान किन नियमों के द्वारा होती है। जैसे कुछ शब्द, कुछ संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मछली। अब मछली का अगर हम पुल्लिंग बनाना चाहेंगे तो मछला नहीं होगा, उसके आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, नर मछली। और अगर उसे स्त्रीलिंग के रूप में दर्शाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, मादा मछली। उसी तरह से कोयल, ये शब्द सदैव स्त्रीलिंग शब्द है। अब कोयल को अगर हमें नर और मादा में, इसके बीच में अगर अंतर दिखाना है तो उसके आगे हमें नर या मादा लगाना पड़ेगा, जैसे नर कोयल या मादा कोयल। तो इसी तरह से कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। तो जो शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नित्य स्त्रीलिंग। और जो शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नित्य पुल्लिंग शब्द। तो अभी हम जानेंगे कि स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं जो हमेशा सदैव स्त्रीलिंग में ही रहते हैं, जैसे मछली, कोयल, जू, मक्खी, चील, मैना, तितली, गिलहरी, लोमड़ी आदि। इनके लिंग परिवर्तन के लिए इनके साथ नर शब्द जोड़ा जाता है, जैसे नर मछली, नर कोयल, नर मक्खी, नर चील, नर मैना आदि। शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे एड़ी, अंगुली, कमर, नाभि, पलक, आँख, हथेली, जीभ, नाक आदि। भाषा, बोलियों तथा लिपियों के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी आदि। नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे यमुना, सतलज, गंगा आदि। हिंदी तिथियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, चतुर्थी, पंचमी, अमावस्या, पूर्णिमा, दूज, तीज आदि। भोजन के नाम ये भी स्त्रीलिंग होते हैं लगभग, जैसे रोटी, दाल, खीर, पूड़ी आदि। अब आगे देखते हैं आभूषण और परिधान के नाम। इनके भी नाम स्त्रीलिंग में ही होते हैं, जैसे अंगूठी, नथ, बिंदी, साड़ी, धोती, कमीज, टोपी, चुन्नी, कंघी, माला, पगड़ी आदि। तो ये कुछ स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब संज्ञाओं को भी दो वर्ग में बांटा गया है, यानी पुल्लिंग जो पुरुष जाति की संज्ञा है और स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति की जो संज्ञा है, उनको भी दो वर्गों में बांटा गया है। एक है प्राणीवाचक लिंग, एक है अप्राणीवाचक लिंग, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं ना लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो प्राणीवाचक जो संज्ञा शब्द हैं उनका लिंग निर्णय आसानी से किया जा सकता है, परंतु अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग निर्णय करने में कठिनाई आती है।
जैसे पुस्तक, दीवार, कमरा, दूध आदि। ये सभी संज्ञाएं अप्राणीवाचक यानी कि निर्जीव हैं। इनका लिंग निर्धारण व्याकरण के नियमों, लोक व्यवहार एवं परंपरा आदि की सहायता से किया जाता है, या इसके साथ जो क्रिया लग रही होती है उसके हिसाब से भी इसका लिंग निर्धारण किया जा सकता है। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार शब्दों के साथ आए विशेषण शब्द से भी हो सकता है। जैसे यह पंखा नया है, हम ये तो नहीं कहते कि यह पंखा नई है, यह पंखा नया है, तो इसका विशेषण शब्द क्या हुआ? नया। मेरी कार पुरानी है, तो इसका विशेषण क्या हुआ? पुरानी। यह कमीज छोटी है, इसका विशेषण क्या हुआ? छोटी। तो जो अप्राणीवाचक संज्ञाएं हैं उनका लिंग निर्णय उनके विशेषण के आधार पर किया जा सकता है, और प्राणीवाचक संज्ञाओं का जो लिंग है वो आसानी से पहचाना जा सकता है। इसलिए व्याकरण के नियमों को और लोक व्यवहार यानी बातचीत के नियमों को समझना अति आवश्यक है। अब कुछ नियम हम और जान लेते हैं लिंग के विषय में। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं ऐसी हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयुक्त होती हैं। इनमें भेद और पहचान: पुल्लिंग से पहले नर और स्त्रीलिंग से पहले मादा शब्द लगाया जाता है। जैसे नर उल्लू, तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? मादा उल्लू। मादा कोयल तो नर कोयल। नर गेंडा, मादा गेंडा आदि। दूसरा नियम हम समझ लेते हैं। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, इन्हें नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मछली, छिपकली, मक्खी, चील, तितली। अगर इन्हें पुरुष जाति में परिवर्तित करना है, पुल्लिंग में परिवर्तित करना है, तो इनके नाम के सामने क्या लगाना पड़ेगा? नर। जैसे नर मछली, नर छिपकली, नर मक्खी, नर चील, नर तितली आदि। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग ही प्रयुक्त होते हैं, इन्हें नित्य पुल्लिंग कहते हैं। नित्य मतलब सदा पुल्लिंग। जैसे खटमल, अब इसको अगर हमें स्त्री जाति में परिवर्तित करना है तो क्या लगाना पड़ेगा? मादा खटमल। बिच्छू तो मादा बिच्छू। कान खजूरा, मगर, उल्लू, भेड़िया, सारस, बाज आदि ये सभी नित्य पुल्लिंग शब्द हैं। इनके लिए स्त्री जाति का प्रयोग अगर करना है, स्त्रीलिंग में इन्हें परिवर्तित करना है, तो इनके नाम के सामने मादा लगाना पड़ता है। तीसरा नियम हम जानते हैं। कुछ प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है। जैसे सती, नर्स, सवारी, घाय। घाय किसको बोलते? आया। तो आया वगैरह ये सब स्त्रीलिंग में ही आती हैं। अब कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त होने पर पुल्लिंग और स्त्री जाति के लिए प्रयुक्त होने पर स्त्रीलिंग माने जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री कोई महिला भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है, तो उसको प्रधानमंत्री ही बोलेंगे। उसके नाम के सामने नर प्रधानमंत्री या मादा प्रधानमंत्री नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो कोई जानवर नहीं है। इसीलिए ये शब्द जो हैं ये पुरुष जाति के लिए और स्त्री जाति के लिए समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। अगर कोई महिला प्रधानमंत्री है तो उसको प्रधानमंत्रिणी नहीं कहा जा सकता, उसे भी प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा। फिर जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति या कोई पुरुष हो या कोई महिला हो उसको राष्ट्रपति ही कहेंगे। पुरुष को राष्ट्रपति कहेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि महिला को राष्ट्रपत्नी कहेंगे, महिला को राष्ट्रपत्नी नहीं कहेंगे, उसको भी राष्ट्रपति ही बोलेंगे। उसी तरह से राजदूत, राजदूत जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एम्बेसडर, तो राजदूत का स्त्रीलिंग राजदूतनी नहीं होगा, वो राजदूत ही रहेगी या रहेगा। डॉक्टर का स्त्रीलिंग हम प्रायः बातचीत की भाषा में, व्याकरण की भाषा में नहीं, बातचीत की भाषा में हम डॉक्टर का स्त्रीलिंग जो है वो हम कह देते हैं डॉक्टरनी, डॉक्टरनी। तो ये व्याकरण का नियम नहीं है, व्याकरण का नियम ऐसा करने को नहीं कहता, ऐसा करने की आज्ञा नहीं देता। हम आम बोलचाल की भाषा में डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टरानी कह देते हैं, डॉक्टरनी कह देते हैं, लेकिन व्याकरण में डॉक्टर चाहे पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, दोनों ही एक ही रहेंगे। दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाएगा, वो शब्द है डॉक्टर। उसी तरह से मैनेजर हो गया, अकाउंटेंट हो गया आदि। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।